बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के कंप्यूटर साइंस के दूसरे लेक्चर के साथ अहमद खुर्रम आपसे मुखातिब हूँ। पहले लेक्चर में तो हम सिर्फ कोर्स इंट्रोडक्शन तक महदूद थे। हमने किताब के जो दो हिस्से हैं उनकी बात की कि उनमें क्या हम डिस्कस करेंगे। आज इंशाल्लाह हम बाकायदा तौर पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से स्टार्ट करेंगे अपने सिलेबस का। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ बाकायदा तौर पे जाने से पहले या उसको किताब से डिस्कस करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जानना और जिनमें एक्सपर्टीज़ होना जो है वो लाजमी है। दो छोटे छोटे टूल्स हैं, इंशाल्लाह हम 2-3 लेक्चर्स में उनको कवर कर लेंगे और फिर बाकायदा तौर पे हम बुक की तरफ जो है वो आएंगे। लेकिन अगर ये टूल्स आपके साथ रहे तो इंशाल्लाह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मदद मिलेगी। क्यों हम इन दो टूल्स को डिस्कस करने जा रहे हैं? बुनियादी वजह आपसे डिस्कस करता हूँ कि क्योंकि प्रोग्रामिंग और लॉजिक्स का बहुत गहरा ताल्लुक़ है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप जो भी प्रोग्राम बनाएंगे, जो भी आउटपुट क्रिएट करवाएंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम से, बुनियादी तौर पे जब तक आपको उसका प्रोसीजर जो है वो पता नहीं होगा या जब तक आप के पास पूरा लेआउट नहीं होगा कि किस तरह से आपने वो आउटपुट क्रिएट करवानी है कंप्यूटर से, तो डेफिनेटली आपका काम नहीं चलेगा। या आसान फहम लफ्ज़ों में मैं आपको यूँ समझाता हूँ, रूटीन लाइफ की एग्जांपल से यूँ समझाता हूँ कि आप जो भी काम करते हैं अपनी रूटीन लाइफ के अंदर, उसका सारा प्रोसीजर आप पहले अपने दिमाग में बनाते हैं। उसका तरीक़ाकार जब तक आपको पता ना हो तो डेफिनेटली आप उस काम को शुरू ही नहीं करते हैं। मिसाल के तौर पे इफ़ यू हैव टू मेक अ कप ऑफ टी, तो उसका सारा प्रोसीजर आपके जहन में होता है कि चाय का कप किस तरह से बनेगा, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, आपने कहाँ से बात शुरू करनी है और कहाँ ख़त्म करनी है, यानी स्टार्ट कहाँ से लेना है और कहाँ पे उसको एंड अप करना है। और डेफिनेटली अगर प्रोसीजर जो है उसमें गड़बड़ हो तो जो एंड प्रोडक्ट है उसमें भी गड़बड़ होगी। अगर आपने स्टेप्स को ऊपर नीचे किया तो भी एंड प्रोडक्ट में गड़बड़ होगी। अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने प्रोग्राम से करेक्ट आउटपुट जो है वो जनरेट करवाएं कंप्यूटर से, वही आउटपुट जनरेट करवाएं जो आप चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसीजर पे काम करना पड़ेगा। एक ऐसे प्रोसीजर पे काम करना पड़ेगा जो फ्लॉलेस, जिसमें कोई एरर ना हो। तो हम लॉजिक्स और प्रोग्रामिंग को और कंप्यूटर साइंस के ताल्लुक़ को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में जो है वो, यानी इसको हम देखते हैं। हार्डवेयर की अगर हम बात करें तो कई बार मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि एक पर्टिकुलर डिज़ाइन जो है वो पहले से हमारे दिमाग में आता है, एक पर्टिकुलर आउटपुट हमारे दिमाग में आती है और फिर हम उसकी सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं ताकि वो मखसूस आउटपुट जो है वो इससे क्रिएट करवाई जा सके। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि एयर कंडीशन जो बनाया गया है, एसी जिसको हम कहते हैं एयर कंडीशन, तो ठंडी हवा देने के लिए ज़ाहिर है बनाया गया है। आउटपुट पहले से हमारे जहन में थी कि इसको हम एनवायरनमेंट जो है उसको बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसको इसी तरह की सर्किटरी से डिज़ाइन किया गया उसकी एंड आउटपुट क्रिएट करने के लिए। जो हमें रिक्वायर्ड आउटपुट थी वही उससे क्रिएट होती है। एक बल्ब को इस तरह की आउटपुट पर डिज़ाइन किया जाता है कि वो हमें रोशनी मुहैया कर सके। तो डेफिनेटली आउटपुट पहले हमारे जहन में होती है और फिर हम उस लॉजिक पे काम करना शुरू करते हैं, उसी तरह की सर्किटरी डिज़ाइन करते हैं और फिर उसको उसी तरह का करंट जो है वो मुहैया करते हैं। एक बार जब आप एक मखसूस लॉजिक पे कंप्यूटर सिस्टम को डिज़ाइन कर लेते हैं तो फिर आप करंट इनपुट देके वक्तन फ़वक्तन उससे वो आउटपुट लेते रहते हैं जो आपको चाहिए होती है। तो इंतहाई अहम रिलेशनशिप है बिटवीन लॉजिक एंड कंप्यूटर साइंस। फिर हाई लेवल एंड लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं, इनमें फ़र्क क्या है, पहले ज़रा हम इसको डिस्कस करते हैं और फिर उन दो टूल्स की बात करते हैं जिनका मैं जिक्र लेक्चर के शुरू में आपसे कर रहा था। लेक्चर 1 में भी मैंने आपको इंदिया दिया था, इशारा दिया था थोड़ा बहुत
कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर सर्किटरी तो सिर्फ करंट पैटर्न्स पे काम करती है। इसको क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मखसूस करंट अल्टरेशंस मिलेंगी तो ये उस पर आउटपुट जो है वो क्रिएट करके आपको देगी, अगर इन अ करेक्ट वे आपने इसको वो करंट पैटर्न्स जो है वो प्रोवाइड किए। करंट पैटर्न्स हमें समझ नहीं आते हैं और आम तौर पे हम ऑन एंड ऑफ करंट सीक्वेंसेस को ज़ीरोज़ एंड वंस का नाम देते हैं। और अगर मैं ये लैंग्वेज आपसे शेयर करूं, मिसाल के तौर पे मैं आपको जनरली ये कहूं कि इस वक्त इस वायर के ऊपर जो है वो करंट 0000101 की सूरत में जा रहा है, तो डेफिनेटली यू शुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कि, या मैं सर्किट पे आपको बताऊं कि ये सर्किट इस तरह का करंट लेगा तो आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा, इसको 0010 चाहिए टू क्रिएट दिस पर्टिकुलर आउटपुट। मैं कहूँ कि डिजिटल वॉच के ऊपर, डिजिटल वॉच के सर्किट पे जब 1000 आउटपुट जाती है तो उससे स्क्रीन पे 1 डिस्प्ले होता है। तो इन बातों को ज़रा समझना मुश्किल है, हालांकि हकीकत ऐसे ही है, डिज़ाइंड ऐसे ही होती हैं ये मशीनरी। तो बाइनरी लैंग्वेज जो है, ये जो करंट की लैंग्वेज है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आम तौर पे दिस इज़ वन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेजेस। ये इसको मशीन लैंग्वेज कहते हैं और ज़ाहिर है मशीन की लैंग्वेज करंट की लैंग्वेज है और ये हमारी समझ से आम तौर पे बालातर होती है। लास्ट लेक्चर में भी मैं बात ये कर रहा था कि हमें चाहिए ज़्यादा आसान फहम लैंग्वेजेस जिनको हम आसानी से समझ के कंप्यूटर से रिक्वायर्ड आउटपुट क्रिएट कर सकें, हम लिखें, उसको रन करें कंप्यूटर मशीनरी पे और हमें वो आउटपुट मिले जो हमें इससे चाहिए है। तो उसके लिए फिर ज़्यादा आसान फहम लैंग्वेजेस जो उनकी ज़रूरत होती है, ऐसी लैंग्वेजेस जो इंग्लिश लाइक लैंग्वेजेस हों, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे आम तौर पे हमें 10 सालों में फेमिलियर करवाया जाता है, हम उसको जानते हैं, आम तौर पे समझते हैं इंग्लिश को। तो उसकी तरह की अगर कोई लैंग्वेजेस, ऐसे अल्फाज जो इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं उसी से कंसर्निंग मीनिंग के साथ अगर इस तरह के फंक्शंस हमें मिल जाएं तो उनमें प्रोग्रामिंग करना ज़्यादा आसान होगा। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं ये ह्यूमन बींग्स की समझ के करीब तर होती हैं। इसमें इस तरह के अल्फाज होते हैं, इस तरह के प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उनके नेम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल करने का प्रोसीजर होता है जो हमें ज़्यादा आसानी से समझ आता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इन 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। फर्दर और ज़्यादा डिटेल में हम बात करेंगे इस पर डेफिनेटली। अब लॉजिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या ताल्लुक है, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को शुरू करने से पहले लॉजिक्स की बात कर रहे हैं। डेफिनेटली अभी मैं आपको बता रहा था कि जब तक आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में करेक्ट प्रोसीजर से लिखा हुआ प्रोग्राम नहीं होगा, आपके पास पूरा लेआउट नहीं होगा कि आपने इनपुट को आउटपुट तक कैसे पहुंचाना है, किन फंक्शंस की मदद से, किस तरह यूटिलाइज करके, तो डेफिनेटली आपके पास वो आउटपुट क्रिएट नहीं होगी जो आप चाहते हैं। इसके लिए आपके जहन में पूरा एक अलगोरिदम होना चाहिए। अब अलगोरिदम क्या है? अलगोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो किसी भी काम की सक्सेसफुल तकमील के लिए ज़रूरी होता है, यानी उस काम को कामयाबी से बजा लाने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे अभी मैं बात कर रहा था, आपको रूटीन लाइफ से एक एग्जांपल दे रहा था कि अगर आपने चाय बनानी है तो चाय बनाने का तरीक़ाकार एक तो पहले आपको मालूम होना चाहिए, वो सारा आपके दिमाग में होना चाहिए, और फिर आपने किस तरह स्टेप बाय स्टेप उसको तकमील तक पहुंचाना है। उन स्टेप्स की तरतीब भी बहुत ज़रूरी है, उनका सीक्वेंस भी बहुत ज़रूरी है, उसको भी अगर गड़बड़ करेंगे तो बात नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास इंग्रेडिएंट्स में किसी चीज़ की कमी है तो आपकी चाय जो है वो वैसी नहीं बनेगी जैसी आप बनाना चाह रहे हैं। आप प्रोसीजर में गड़बड़ कर देते हैं, जो पहले करना था वो बाद में कर लिया, जो बाद में करना था वो पहले कर लिया, तो भी गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखें ना, आप जब मार्केट में सौदा सल्फ लेने के लिए घर से निकलते हैं तब भी आपके जहन में एक पूरा प्रोसीजर होता है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपने उसकी डिवीज़न कर रखी होती है, कितने पैसे कहाँ पे यूटिलाइज़ करेंगे हम, और किस रास्ते से जाएंगे, किस शॉपिंग मॉल से हमने वो चीज़ें ख़रीदनी हैं,
कितनी मिकदार में ख़रीदनी है, तो आप डेफिनेटली उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जो आप लेके निकलते हैं। और अगर उस प्रोसीजर में कहीं गड़बड़ हो जाए तो डेफिनेटली एंड प्रोडक्ट में गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कंप्यूटर से आउटपुट लेने के लिए प्रोग्राम लिखें और उसमें गड़बड़ हो और कंप्यूटर फिर भी उसको एक्सेप्ट कर ले? तो ये बात तो समझ नहीं आती है। तो जिस तरह आम रूटीन लाइफ में आप सारे कामों का एक प्रोसीजर डेवलप करते हैं, एक तरीका कार बनाते हैं, तो प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले भी उसका सारा प्रोसीजर, उसका तरीका कार आपके जहन में होना चाहिए। मिसाल के तौर, अगर आपको ये कहा जाता है कि आप यूज़र से, यानी जो आपका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेगा, आप उससे 2 नंबर इनपुट लें और आउटपुट की सूरत में उसको उन 2 नंबर्स का सम आपने दिखाना है, तो इसका प्रोसीजर आपके जहन में फ़ौरन से अल्टीमेटली क्लिक करना चाहिए, आना चाहिए कि पहले क्या करूँगा, बाद में क्या करूँगा। मिसाल के तौर पे फ़ौरन से हमारे जहन में आता है कि पहले तो हमें 2 नंबर्स एज इनपुट रिक्वायर्ड हैं, और अगर हम उनको वेरिएबल में स्टोर करवा लें जैसे मैथ्स में हम करते हैं, बाद में इन चीज़ों में हम डिटेल में बात करेंगे, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज यू पीपल हेयर। तो क्या करेंगे हम, 2 नंबर्स हमें एज इनपुट रिक्वायर्ड हैं, ज़ाहिर है हम उन पे एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और फिर जो रिज़ल्ट प्रोड्यूस होगा उसको ऑन स्क्रीन डिस्प्ले करवाएंगे। सिंपल सा एक प्रोसीजर है। और अगर हम इसमें इसकी तरतीब में गड़बड़ करते हैं, ज़ाहिर हम पहले डिस्प्ले नहीं करवा सकते, पहले इनपुट चाहिए हमें, फिर उस पर कैलकुलेशंस है, फिर डिस्प्ले है, तो एक पर्टिकुलर पैटर्न में हमने उस चीज़ को लेके चलना होता है। तो एल्गोरिथम जो है, इससे आपका फेमिलियर होना वो बहुत लाजमी है। किताब में हर प्रोग्राम के साथ उसका फ़्लो चार्ट दिया गया है। अब फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट इससे नेक्स्ट टर्म है, इससे अगली टर्म है, एल्गोरिथम से अगली बात हम करते हैं। आप जब एल्गोरिथम बना लेते हैं, अच्छा एल्गोरिथम को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एक एल्गोरिथम कैसे लिखा जाता है, एल्गोरिथम को लिखने का प्रोसेस क्या है, मेरे दिमाग में जो किसी प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मैं किस तरह कन्वर्ट कर सकता हूँ एल्गोरिथम के अंदर, क्या टूल्स उसके लिए इस्तेमाल होते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो सारा इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़्लो चार्ट क्या है? फ़्लो चार्ट उसी एल्गोरिथम की एक डायग्रामिक फॉर्म है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। यानी जब आप एल्गोरिथम लिख चुके होते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको डिफ़ाइन कर चुके होते हैं कि इस तरह से मैंने प्रोसीजर जो है उसको कंप्लीट करना है, उसको पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो फिर हम उसको एक डायग्रामिक फॉर्म देते हैं, एक पिक्टोरियल फॉर्म देते हैं। वही एल्गोरिथम हमारे पास एक ग्राफ, एक डायग्राम की सूरत में, ग्राफ से ज़्यादा डायग्राम की सूरत में हमारे पास जो है वो आ जाता है। फ़्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है? फ़्लो चार्ट के लिए भी डेफिनेटली हमारे पास मखसूस सिंबल्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, मखसूस प्रोसीजर को इस्तेमाल करते हैं टू ड्रॉ द फ़्लो चार्ट। मैं अभी आपको बता रहा था कि सी के हर प्रोग्राम, जो जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो बुक में जो है वो शाया हुए हैं और डिस्कस हुए हैं, उन सब का फ़्लो चार्ट उन प्रोग्राम्स के साथ जो है वो मौजूद है। तो जब हमें फ़्लो चार्ट की समझ नहीं होगी, अगर हमें फ़्लो चार्ट से रिलेटेड जो है वो मालूमात नहीं होंगी, तो प्रोग्राम के फ़्लो को समझने में डेफिनेटली मुश्किल होगी। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ हमें इन 2 टूल्स को सीखना है और इन 2 टूल्स पर काम करना है। इसलिए ज़रूरी है कि हम पहले इन 2 टूल्स जो हैं उनको देखें, उनको सीखें, क्या क्या इनमें जो है वो इन 2 टूल्स के इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, किस तरह हम अपना प्रोसीजर जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर सकते हैं, कागज़ पे ला सकते हैं, हमारे दिमाग में उसका जो सल्यूशन चल रहा है प्रॉब्लम का, हम उसको किस तरह लिख सकते हैं पेपर के ऊपर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड वे, जो कोई दूसरा भी समझ सके अगर उसको पढ़े। क्योंकि फ़्लो चार्ट और एल्गोरिथम ये दोनों ऐसी टेक्निक्स हैं जो दुनिया भर में इस्तेमाल होती हैं प्रोग्रामिंग प्रोसीजर्स को लिखने के लिए। आपके दिमाग में जो तरीक़ाकार आ रहा है किसी प्रोग्राम को सॉल्व आउट करने का, उससे आउटपुट लेने का, उसको लिखने के लिए, पूरी दुनिया में ये 2 टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं। तो जो भी एल्गोरिथम से फेमिलियर है, कंप्यूटर साइंस से फेमिलियर है, प्रोग्रामिंग से फेमिलियर है,
वो आपके लिखे हुए फ्लो चार्ट और आपके लिखे हुए एल्गोरिदम को समझ पाएगा। इस तरह दूसरे प्रोग्रामर्स को भी आसानी होती है आपकी लॉजिक समझने में, वरना अदरवाइज़ आप उसको समझाना चाहें तो डेफिनेटली थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो प्रोग्रामिंग की तरफ इंशाल्लाह हम आ रहे हैं, लेकिन अगले 2 लेक्चर्स के अंदर जो हमारा फोकस होगा वो इन 2 बुनियादी टेक्निक्स के ऊपर होगा, यानी एल्गोरिदम पे और फ्लो चार्ट पे। फिर इंशाल्लाह उसके बाद हम बाकायदा तौर पे बुक्स से लेक्चर्स जो हैं उनको शुरू करेंगे, उनको डिस्कस करना शुरू करेंगे। और किताब जो है वो आप परचेज़ कर लीजिएगा इस दौरान में, ताकि जब तक हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम जो है इन दोनों टूल्स को सीखें, उनके बारे में पढ़ें, तो हम रेडी हों बुक्स से सी लैंग्वेज को बाकायदा तौर पे डिस्कस करने के लिए। आप भी एक्सप्लोर किया करें डेली लेक्चर में जो आपसे बातें होती हैं, आप उनको एक्सप्लोर किया करें। इंटरनेट आप सबके पास मौजूद होगा, तो आप इन टूल्स पे ज़रूर देखिएगा, सर्च कीजिएगा, एल्गोरिदम पे भी, फ्लो चार्ट पे भी। ज़्यादा डिटेल में मैंने इनको पढ़ाना है आने वाले लेक्चर्स के अंदर, लेकिन आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, आप में उतना ही अर्ज पैदा होगा पढ़ने के लिए, इन चीज़ों को सीखने के लिए। और डेफिनेटली जब आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं उनके जवाब जो है वो एक्सप्लोर करूँगा, आपको दूंगा, तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा पढ़ने में। तो आप भी जो रोज़ाना डेली लेक्चर के अंदर आपको ऐसे पॉइंट्स मिलें जिनको आप एक्सप्लोर करना चाहें, या आप जो है वो चाहें कि इस पर आप मज़ीद जो है वो, और एक अब मैं समझता हूँ कि एक अच्छा टीचर जो है उसमें एक ये खूबी भी होती है कि वो बच्चों को एक्सप्लोर करने का आदी बनाए। तो ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा, सवाल कीजिएगा मुझसे, डिटेल्ड आंसर आपको अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इन दोनों टूल्स पे मिलेंगे और हम इनको सीखने की कोशिश करेंगे। आज के लेक्चर से इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।